हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे डायग्राम से रिलेटेड, क्योंकि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम वो वाले क्वेश्चन भी कवर करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, गिवन बिलो इज द वेल नोन LM curve and its range is marked in 3 parts. In which of the marked range Kinn's effect does not operate? तो इस रेंज को देखते हैं कि इसमें कहाँ पे किन्सियन इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। तो पहले हम रेंज के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि रेंज क्या क्या है। A to B और B to C और C to रेंज कौन कौन सा रेंज है। तो AB जो हमारा रेंज है वो किन्सियन रेंज है। ठीक, और CD जो हमारा रेंज है वो क्लासिकल है, और BC जो हमारा है वो इंटरमीडिएट रेंज है। ठीक, तो ये हमारे रेंज हो गए। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो AB है ये LM कर्व है हमारा। ठीक, और LM में हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी हम यूज करते हैं। ठीक, LM हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी यानी RBI के ज़रिए ही हम मॉनेटरी पॉलिसी अपना करके मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं RBI के थ्रू, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को लगा के। ठीक, तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग रेंज है वो कौन कौन से टूल्स पे फोकस करते हैं। तो AB जो हमारा किन्सियन है वो फिजिकल पे होता है। फिजिकल पॉलिसी को वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेशन को अप डाउन करके वो कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी करता है। और CD हमारा मॉनेटरी हो गया, और B2C जो कि इंटरमीडिएट है वो सिंथेसिस व्यू पे काम करता है, जो दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, तो अब हम रेंज का हो गया, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। ठीक, तो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन ये एक सिचुएशन होती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इनकम है। तो जब हम मॉनेटरी सप्लाई इंक्रीज करने जाते हैं करते हैं, यानी कि हम जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। ठीक, जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं तो हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज करते करते हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट के बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके नीचे जाता ही नहीं है, चाहे हम मनी सप्लाई कितनी भी इंक्रीज करें। ठीक, वो उसी पॉइंट पे आके रखता है। और उस पॉइंट पे जो है कि हमारा जो लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और सेविंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड इन सब में सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। ठीक, तो हमारी जो इकोनॉमी हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा नहीं तो हमारी जो है कि इनकम जनरेट नहीं होगी, कंजप्शन नहीं होगी, तो वो प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक, तो ये सिचुएशन जो हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जहाँ पे हमारा R आके स्टेबल हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। वहाँ पे LM कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, या हम कहें पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक, तो उस सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, और उसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इनइफेक्टिव होती है, और हमारी जो है फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है। तो वही हमारा कह रहा है कि किस पॉइंट पे हमारा किन्सियन व्यू काम नहीं करता। तो हम चूँकि ये वैसे जो हमारा किन्सियन है वो हमारे फिजिकल गुड को, मतलब फिजिकल पॉलिसी पे फोकस करते हैं, लेकिन जब हमारी बात IS और LM की आ जाती है तो IS हमारा जो है, हाँ, तो IS हमारा गुड मार्केट यानी है वो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड होता है, और LM हमारा मॉनेटरी से। तो यहाँ पे LM कर्व के बारे में पूछा है, तो हमारा जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, फिजिकल इफेक्टिव है। लेकिन हमारा इस सिचुएशन पे जब हमारा लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो यहाँ पे किन्सियन व्यू हमारा काम नहीं करता है। ठीक, तो A to B जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा किन्सियन इफेक्ट
जो है ए टू बी पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आकर के मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन में कि देयर आर टू केसेज इन विच द किन्स इफेक्ट डज नॉट आकर। तो हमें पहला ही केस देखना है केवल लिक्विडिटी ट्रैप का। व्हेन द एलएम कर्व इज हॉरिजेंटल एंड दस चेंजेस इन द रियल मनी सप्लाई डू नॉट अफेक्ट इंटरेस्ट रेट। कि हमारा जो रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, यानी कि हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे और प्राइसेज कांस्टेंट रहेंगी तो भी हमारा जो है रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, और उसके बाद भी हमारा इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए एलएम कर्व हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये भी IS LM से रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक्स पे आउटपुट इनकम। ठीक, तो ऑन द कन्वेंशनल IS LM डायग्राम LM कर्व शिफ्ट टू LM1। यहाँ पे देखिए हमारा LM कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। लिक्विडिटी इफेक्ट इज R0 to R1, लिक्विडिटी इफेक्ट इज R0 to R2, लिक्विडिटी इफेक्ट इज R2 to R1। यानी कि हमारा लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि हमारा इनकम इंक्रीज हो रही है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो जब हमारा ये IS कर्व है, ये LM कर्व है। ठीक, अब ये LM कर्व हमारा जो है यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ होगा तभी जो है कि हमारा LM कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ होगा। मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो LM कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। ठीक, तो यहाँ पे मनी सप्लाई हमारा इंक्रीज होता है, LM कर्व हमारा जो है ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया और हमारा इनकम जो है Y0 से Y1 हो गया, यानी कि हमारा वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, लिक्विडिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो लिक्विडिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ आएगा, R0 to R2। तो लिक्विडिटी इफेक्ट हमारा ये यहाँ से वही हमें बताना है। तो जो तीसरा पॉइंट है कि हमारा लिक्विडिटी इफेक्ट R0 to R2 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ऑन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट करेक्टली डिपिक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोड्यूसर। ठीक, तो सप्लाई कर्व तो प्रोड्यूसर का ही होता है। ठीक, तो सप्लाई कर्व अगर हम मार्केट में जाके देखते हैं तो अगर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो हम उसे एबव AVC से जो हमारा MC कर्व होता है, MC कर्व एबव AVC वो हमारा सप्लाई कर्व होता है। ये हमारा MC कर्व एबव AVC ये हमारा सप्लाई कर्व होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मार्केट फर्म का बता रहा है। अगर इंडस्ट्री का होता है तो वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड। ठीक, और सप्लाई भी होता है उसका। लेकिन जब हमारा पर्टिकुलर एक फर्म की बात आती है तो हमारा जो मार्जिनल कास्ट कर्व है वो एबव AVC हमारा सप्लाई कर्व काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि करेक्टली डिपिक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोड्यूसर। तो एबव AC, क्योंकि AVC जब हमारा P = AVC हो जाता है तो वो हमारा शट डाउन पॉइंट होता है। वहाँ पे फर्म को बंद करने का पॉइंट आ जाता है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे कवर करना तो उस पर जो है कि एक फर्म एक तरह से लॉस में चल रही होती है, क्योंकि केवल वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पाती है। तो वो शट डाउन पॉइंट होता है, तो उसके ऊपर और फर्म तब तक वो अगर लॉस हो रहा है लेकिन तब तक वो चलाती रहती है जब तक उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाता है। ठीक, तो इसलिए एट पॉइंट C वो वहाँ से शट डाउन पॉइंट हो जाएगा हमारा, और उसके ऊपर C to D to B ये वाला हमारा सप्लाई कर्व हो जाएगा हमारा जो है प्रोड्यूसर का। ठीक, तो BC CB ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। गुड के बारे में दिया हुआ है कि गुड ए है, गुड बी है, और हमारा जो है आईसी इनकम कर्व है। ठीक, इन द एबव डायग्राम इफ कर्व आईसी रिप्रेजेंट इनकम कंजप्शन कर्व देन इट मीन्स दैट। ठीक, तो इट मीन्स दैट ओनली ए इज एन इन्फीरियर गुड, ओनली बी इज एन इन्फीरियर गुड, बोथ ए एंड बी आर इन्फीरियर, ए इज नॉर्मल गुड। तो हम एंजल कर्व के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो एंजल कर्व होता है वो बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, कंजप्शन भी इंक्रीज होती है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती। यानी अगर हमारी इनकम 10% इंक्रीज हुई है तो हमारी कंजप्शन जो है <10% ही होगी। ठीक, यानी कि <10% ही होगी, यानी कि 8%, 2%, क्योंकि हम कुछ पोर्शन जो ऐसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम कुछ पोर्शन सेव भी करते जाते हैं। ठीक, कंजप्शन इंक्रीज होती है। तो जब हमारी लग्जरियस गुड के हम कहते हैं लग्जरियस गुड होती है जब, तो हमारी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंजप्शन भी इंक्रीज होती है। ठीक, क्योंकि हम लग्जरियस पे तब ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं। और जब नॉर्मल होती है नेसेसिटी गुड, तो जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो उन कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर के वो स्टेबल हो जाता है। ठीक, लेकिन जब हमारा इन्फीरियर गुड होता है और हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उस गुड का कंजप्शन कम होता है। जब हम इन केस ऑफ इन्फीरियर इनकम के इंक्रीज होने पे कंजप्शन ऑफ इन्फीरियर गुड डिक्रीज होता है। ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन लेकिन तो डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये आईसी कर्व को देखें तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखिए इसके बाद इस पॉइंट के बाद जो है हमारा ये हमारा जो है गुड बी का कंजप्शन कम हो रहा है, ए का कंजप्शन हो रहा है। ठीक, तो हमारा ए जो है इन्फीरियर है। और इसको हम ऐसे भी हम बता सकते हैं कि जो ये आईसी कर्व जो है कि जिस तरफ मुड़ा हुआ होता है उस तरफ वो जो है कि इन्फीरियर गुड होता है, और उसके सामने वाला गुड जो है वो हमारा जो है नॉर्मल गुड होता है। तो ओनली ए इज इन्फीरियर गुड हो गया यहाँ पे, और हमारा ये सामने वाला ओनली ए इज गुड जो है इन्फीरियर हो गया। एक मिनट, इसने क्या पूछा है, तो जिस साइड ये मुड़ा हुआ होगा वो हमारा जो है नॉर्मल गुड होगा। और हम इस वाले पे कर रहे थे, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये मैंने उल्टा बोला कि मैंने ये बोला कि आईसी कर्व जिधर मुड़ा होता है वो हमारा जो है इन्फीरियर होता है, जब ऐसा नहीं होता। आईसी कर्व हमारा जिस साइड मुड़ा हुआ होता है वो हमारा नॉर्मल कर्व होता है, और उसके सामने वाला जो गुड होता है वो हमारा इन्फीरियर गुड होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा जो आईसी कर्व होता है वो जिस तरफ मुड़ा हुआ होता है वो नॉर्मल गुड होता है, और जिस तरफ वो जिस साइड वो मुड़ा हुआ नहीं होता है वो वाला साइड जो है हमारा, वो वाला गुड जो है हमारा इन्फीरियर गुड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो गुड ए है वो हमारा इन्फीरियर गुड है। ठीक, हमारा गुड ए इन्फीरियर गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है। इन द एबव डायग्राम द कंज्यूमर सरप्लस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ। ठीक, तो हमने जो हमारा मैंने पहले वाले वीडियो में एक वीडियो है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, उसमें डेड वेट लॉस और से बर्डन ऑफ टैक्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक, तो ये वाला जो हमारा ये टोटल हमारा डेड वेट लॉस हो जाता है, ये वाला एरिया ट्रायंगल, और जो ये ऊपर वाला होता है वो कंज्यूमर का हो जाता है, यानी कि बायर का, और नीचे वाला हमारा सेलर का हो जाता है।
और दोनों का कॉम्बो करते हैं तो हमारा टोटल लॉस हो जाता है। ठीक, तो इसने पूछा है कंज्यूमर सरप्लस का एरिया, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया APE, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया। और यहाँ पे ये दिया है PCE, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन भी देखिए कंज्यूमर सरप्लस से ही रिलेटेड है कि इन द स्टैंडर्ड ज्वाइनिंग डायग्राम द मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। तो देखिए यहाँ पे 2 IC कर्व दिए हुए हैं हमारा, और यहाँ पे एक ये IC कर्व है। तो हम यहाँ पे अगर एक IC कर्व होता तो ये वाला हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता, ठीक, और दूसरा वाला ये यहाँ पे अगर हम IC1 को लेते तो ये वाला हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता, और दूसरा ले रहे हैं तो हमारा ये वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि MRS जो है वो हमारा डिक्लाइन नहीं है। हमारा जो IC कर्व होता है ना, IC कर्व जो हम लेते हैं तो IC कर्व में हमारा MRS कर्व डिक्लाइन होता है, तभी वो निगेटिव होता है। लेकिन जब हम एडजॉइनिंग में कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं तो जब ये इस तरह से दोनों कर्व लगे हुए होते हैं, ये वाले पॉइंट पे देखिए यहाँ से यहाँ पे, एक मिनट, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये यहाँ से जब यहाँ पे ये ऐसे होगा तो दोनों की इलास्टिसिटी सेम होती है, दोनों की इलास्टिसिटी सेम होती है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम होती है तो MRS भी दोनों सेम होता है। तो MRS यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस इस डायग्राम के लिए एडजॉइनिंग के लिए AB होगा, ये वाला एरिया हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये हमारा हिग्स सैमुअल्सन का ट्रेड साइकिल का ऑसिलेशन वाला दिया है, जिस पे ये 5 रेंज होते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग स्टैंडर्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन हिग्स ट्रेड साइकिल थ्योरी which of the following are true when the actual value of MPC and accelerator fall in the region C। ठीक, तो MPC वैल्यू दी हुई है, ठीक, और एसिलरेटर जो कि कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है उसकी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे 4 रेंज दिए हुए हैं, थ्योरी में 5 रेंज होते हैं कि कैसे MPC और एसिलरेटर की वैल्यू दी हुई होती है, तो कौन सा रेंज हमारा जो है कि फ्लक्चुएट करता है, कैसे करता है। ठीक, तो बेसिकली हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विच द एक्चुअल वैल्यू ऑफ MPC एसिलेटर फॉल इन रीजन C। रीजन C में जब हमारा जो है फॉल करेगा, यानी कि जो हमारा ट्रेड साइकिल हमारा रीजन C में फॉल करेगा, तो यहाँ पे MPC भी हाई होती है और कैपिटल आउटपुट, यहाँ पे जो है MPC हाई होती है, लेकिन MPC की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है, क्योंकि इन रीजन C जब हम पहुंचते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बूम सिचुएशन में नहीं होती है, लेकिन हाँ वो पॉजिटिव सिचुएशन में होती है। ठीक, और क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा होता है, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से कंजप्शन, हमारा इनकम, फिर वो साइकिल चलता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से कंजप्शन में और इनकम में इंक्रीज होने के प्रोसेस के बीच में MPC, क्योंकि हमारी जो कंजप्शन होती है वो MPC पे ही डिपेंड करती है, और इन्वेस्टमेंट से कंजप्शन में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है वो मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। और मल्टीप्लायर जो है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू जब हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमें पता नहीं होता है, तो वो हमारा जो ट्रेड साइकिल वहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक, तो हमारा इस रीजन में C रीजन में देयर विल बी ऑसिलेशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होंगे इन C रीजन में। ठीक, और सैमुअल्सन भी जो है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की बात करते हैं बिटवीन एसिलरेटर और मल्टीप्लायर वैल्यू, क्योंकि सैमुअल्सन मॉडल जो है कि एसिलरेटर और मल्टीप्लायर के इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, और वो यही बताता है कि किस तरह उसके साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं। यही हमारे जो है ये 5 जो पाथ हैं
रेंज है वही बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पे, सैमुअल्सन इन हिज सेमिनार पेपर कन्विंसली शो दैट इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर दैट गिव्स राइज टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बाकी आगे पढ़ना होगा तो मैंने आपको स्लाइड दिखा दी, देखिए ये यहाँ से ऐसे, और ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड, फिर ये यहाँ पे, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इज वन ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शन। फिर इन्वेस्टमेंट अफेक्ट इनकम विच इज टर्न अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इन दिस प्रोसेस इनकम एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट इन अ साइक्लिकल मैनर। ठीक, ये सारी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। Consider the following diagram which shows the production of a commodity under the condition of increasing cost. ठीक, if a unit tax is imposed on the commodity, that what will be the amount of the burden of the tax on the buyer। तो हमें प्रोडक्शन और कमोडिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट को नहीं देखना, कि क्योंकि ये हमें सिर्फ ऐसे ही हमारा डाइवर्ट करने के लिए माइंड दिया। हमें ये देखना है कि इफ़ अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटी, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो यूनिट टैक्स इम्पोज हुआ है कमोडिटी पे, उसकी वजह से हमारी जो है सप्लाई जो है कम होती है। क्योंकि अगर हमारा देखिए यहाँ पे, अगर हमने, ये हमारी सप्लाई है, तो यूनिट टैक्स इम्पोज हुआ हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक, क्यूएल हमारा जो है 1 यूनिट हमारा टैक्स इम्पोज हुआ, तो टैक्स इम्पोज होने की वजह से हमारे प्राइसेज इंक्रीज होंगे। प्राइसेज इंक्रीज होंगे तो हमारी सप्लाई जो है घट जाएगी, क्योंकि सारे प्राइसेज बढ़ जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएंगी, वेजेज वगैरह बढ़ जाएंगे, तो हमारी सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आगे यस डैश, ये पॉइंट पे आने के बाद तो उसने पूछा है कि यहाँ पे ये आ गई, तो इफ़ अ यूनिट टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर। तो जो ट्रायंगल QLE है, ये टोटल डेड वेट लॉस हो गया हमारा, और ट्रायंगल हमारा QRE है, वो बायर का है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन मैंने किया वो बताया वहाँ पे। और RLE सेलर का है, और यहाँ पे देखिए इंसिडेंस ऑन सेलर और से प्रोड्यूसर पे कम पड़ रहा है और बायर पे ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है सप्लाई की। ठीक, तो हमारा बायर पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, और बर्डन हमारा जो होगा वो QR होगा। तो ये RQ हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम ये आज के वीडियो में हम इसे ही लास्ट क्वेश्चन करके कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ द डायग्राम बिलो वेयर इरर्स एक्स वेरिएबल हेट्रोसिडास्टिसिटी इन प्रेजेंट इन द, तो हेट्रोसिडास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? हेट्रोसिडास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। होमोसिडास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो वेरिएंस होता है कांस्टेंट होता है। तो वेरिएंस को हम ऐसे ही दिखाते हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे। तो अगर इनके बीच की दूरी जो सेम रहती है तो वहाँ पे जो इरर टर्म होता है वो सेम होता है, होमोसिडास्टिसिटी होता है, UI इक्वल्स टू सिग्मा इसका। लेकिन अगर यही एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन ज़्यादा है तो मतलब कि हेट्रोसिडास्टिसिटी होगी। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है वेरिएशन, तो यहाँ पे हेट्रोसिडास्टिसिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, हम इस तरह से मेजर करते हैं। ठीक, और ये इस तरह से, तो यहाँ पे हेट्रोसिडास्टिसिटी है और इधर भी है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो की मिल जाए।
और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।